Assalamualaikum. I am Neha Azhar, a fourth year medical student from ख्वाजा सफदर मेडिकल कॉलेज। मैं आपसे फार्माकोलॉजी की कुछ गाइडलाइंस शेयर करूंगी। फार्माकोलॉजी थर्ड ईयर का एक मेजर सब्जेक्ट है और काफ़ी बच्चों को टफ भी लगता है, लेकिन अगर प्रॉपर प्लानिंग के साथ पढ़ा जाए तो काफ़ी हद तक आसान भी हो जाता है। स्टूडेंट सबसे ज़्यादा ये पूछते हैं कि कौन सी किताब से पढ़ना चाहिए, तो ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपने डिस्टिंक्शन लेनी है तो आपको लिपिनकॉट, मिनी कैटजिंग और साथ में कुछ टॉपिक बिग कैटजिंग से भी करने पड़ेंगे। लेकिन डिस्टिंक्शन के लिए भी बिग कैटजिंग पूरी नहीं पढ़नी चाहिए। सिर्फ वही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो दूसरी बुक्स में इनसफिशिएंट लिखे हैं वो यहाँ से करने चाहिए। लेकिन अगर आपका मकसद सिर्फ पास होना है तो आई वुड सजेस्ट कि आप लिपिनकॉट को अपनी मेन बुक रखें और एमसीक्यू बुक्स जो हैं वो भी आप देख सकते हैं साथ, ताकि आपके एमसीक्यूज भी कवर हो जाएं। और मिनी कैटजिंग से जो है एमसीक्यू पॉइंट्स जो हैं वो भी आप ज़रूर पढ़ें। फिर मल्टी ऑथर आती है। मल्टी ऑथर जो है उसमें जनरल फार्माकोलॉजी और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कुछ टॉपिक्स बहुत अच्छे लिखे हुए हैं, लेकिन इतने सारी बुक्स को साथ जो है मैनेज करना, हैंडल करना वो बहुत मुश्किल होता है। तो बेहतर यही है कि अपनी जो मेन बुक्स हैं उसके साथ पास पेपर कर लें, तो आपको मल्टी ऑथर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टोटल मार्क्स जो हैं इसके 300 हैं। रिटन जो है 135 मार्क्स का है, जिसमें 65 मार्क्स के एमसीक्यूज़ हैं, 70 मार्क्स के एससीक्यूज़ हैं। वाइवा 135 मार्क्स का है और इंटरनल असेसमेंट 30 मार्क्स की है। यहाँ हम देख सकते हैं कि किस टॉपिक से कितने एमसीक्यूज़ और कितने एससीक्यू आने हैं। यहाँ पर जो है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में लिखे हैं कि किस हिसाब से पढ़ने चाहिए। सबसे पहले जो है सबसे इजी टॉपिक करना चाहिए, जिसके अंदर से ज़्यादा एमसीक्यूज़ और ज़्यादा एससीक्यू आ रहे होते हैं। एनसेड्स, एंटी गाउट, एंटी रूमेटिक और रोटाकॉर्स जो हैं ये बहुत शॉर्ट टॉपिक हैं। ये इसमें से मेनली एस्पिरिन आ रहा होता है, ओपियोइड्स और डीएमए-आरडीज़, तो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा और ज़्यादा कवर हो जाएगा, इसलिए इसको सबसे पहले रखा है। फिर जीआईटी एंड रेस्पिरेशन आ जाते हैं। अगेन जीआईटी में प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, एंटीएमेटिक्स, रेस्पिरेशन में कॉर्टिकोस्टेरॉइड एक्सेट्रा, यही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, वही आती हैं, बार बार रिपीट होती हैं। तो अगर ये कर लिया जाए सेकंड पे तो बेहतर रहेगा। फिर कीमोथेरेपी आती है जो सबसे बड़ा टॉपिक है फार्माकोलॉजी का और सबसे कॉम्प्लेक्स भी है। इससे जो पेपर है वो भी बड़ा मुश्किल आता है अक्सर, स्पेशली एमसीक्यूज़, तो ये बहुत अच्छे से करनी चाहिए। इसके बाद एएनएस आ जाता है और स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स, उसमें से एक एससीक्यू है एंड 6 एमसीक्यूज़। और जैसे ही एएनएस कर लें तो हमें सीवीएस करना चाहिए, क्योंकि एएनएस में जो हमने बीटा ब्लॉकर्स, अल्फा ब्लॉकर्स और जो भी ड्रग्स पढ़े हैं उनके हार्ट पे अफेक्ट भी हमने पढ़े हैं, और वो अगर हम साथ साथ पढ़ लेंगे तो हमारे लिए जो है दोनों टॉपिक्स जो हैं अच्छे तैयार हो जाएंगे। फिर आ जाती है एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी जो है इसमें से ज़्यादातर तो पास पेपर से क्वेश्चन आते हैं। सबसे एंड पे जनरल फार्माकोलॉजी और सीएनएस करना चाहिए, क्योंकि बहुत ड्राई टॉपिक्स हैं, समझ नहीं आते। इनमें कॉन्सेप्ट जो है वो इतना नहीं है, इसमें रट्टा ज़्यादा है, तो इनको हमेशा एंड पे करना चाहिए। और इसमें सीएनएस जो है वो सबसे एंड पे करना चाहिए, क्योंकि सीएनएस बहुत लेंथी टॉपिक है और सवाल उसमें से सिर्फ एक आना है। नाउ कमिंग टू द टिप्स, मैं आपको यही कहूँगी कि आप एक टाइम टेबल ज़रूर बनाएं। आपने एक नहीं 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो आपने सबको इक्वली टाइम देना है। बेहतर है कि आप पहले से एक टाइम टेबल बना लें। उसके बाद मैं ये कहूँगी कि आप रोज़ाना कम से कम 1 आवर तो इसको दें। ये सब्जेक्ट बहुत डिफ़िकल्ट है, इसमें कॉन्सेप्ट्स कम हैं, रटा ज़्यादा है, तो अगर आप इसको साथ साथ नहीं पढ़ेंगे तो आपको एंड पे बहुत डिफ़िकल्टी होगी। उसके बाद जब आप तैयारी करने लगें तो हमेशा जो आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए उन्हीं टॉपिक्स की होनी चाहिए जो शॉर्ट हों और जिनका वेटेज ज़्यादा हो, जिससे ज़्यादा एमसीक्यूज़ और एससीक्यूज़ आने एग्ज़ाम में। एंड तैयारी करते हुए याद रखें कि निमोनिक्स ज़रूर बनाएं। बेहतर अपने निमोनिक्स बनाएं जो आपको एंड तक याद रहें, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आप यूँ याद नहीं रख सकते, आपको निमोनिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। जो भी क्लासिफिकेशन करनी है ना, आप मिनी कैटजिंग के अंदर एक फ्लो चार्ट दिया होता है चैप्टर के स्टार्ट में, वो वहाँ से ज़रूर पहले एक दफ़ा किया करें, उसके बाद जो है वो चैप्टर में से पढ़ लिया करें। और जब कीमो पढ़नी है तो आपको मैं यही कहूँगी कि जो स्पेक्ट्रम के लिए आप अपने नोट्स बनाएं। आप लिपिनकॉर्ड भी सामने रख लें, मिनी कैटजिंग भी सामने रख लें, और उन दोनों से जो है स्पेक्ट्रम उठा के आप अपने नोट्स बनाएं। और तैयारी करते वक्त एक चीज़ याद रखनी है कि कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है, क्योंकि पेपर जो है अक्सर अनएक्सपेक्टेड आ जाता है, डिफ़िकल्ट आ जाता है। तो चाहे एक रीडिंग ज़रूर दें, लेकिन हर टॉपिक को कोशिश करें एक दफ़ा पढ़ ज़रूर लें। उसके बाद मैं ये कहूँगी रिवीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है।
अगर आप रिवीजन नहीं करते तो आपको एंड पे जो है सब कुछ भूल जाता है, मिक्सअप हो जाता है। तो बेहतर है रिवाइज ज़रूर कर लें एक दफ़ा। अब पेपर अटेम्प्ट करने के हवाले से मैं आपको ये बताऊंगी कि सबसे पहले जो आपने चीज़ जहन में रखनी है कि पेपर जो है बहुत लेंथी होता है और बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और आपके पास टाइम सिर्फ 3 घंटे होते हैं। तो आपने टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी करनी है। जो भी पेपर है जल्दी, चाहे वो इजी आता है चाहे वो डिफ़िकल्ट आता है, आपने कोशिश ये करनी है कि जल्दी जल्दी अटैम्प्ट करें, क्योंकि अक्सर बच्चों के जो है एमसीक्यूज़ और एससीक्यूज़ जो हैं वो रह जाते हैं, वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, कि जो भी आपके आंसर्स हैं टू द पॉइंट लिखें। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों को जो है वो जवाब नहीं आ रहे होते, तो उस केस में तो चलें ठीक है कि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिख देते हैं कि चले कुछ नंबर तो मिलें। लेकिन अगर आपको उसका एग्जैक्ट आंसर आता है तो आपके लिए वो काफ़ी है, क्योंकि की में भी आंसर जो है टू द पॉइंट ही लिखा होता है। फिर हमेशा वो क्वेश्चन सबसे पहले करें जो सबसे ईजी है, और एंड पे वो करें जो डिफ़िकल्ट है, जिसमें आपको सोचना पड़े। इतने सारे ड्रग्स की जो टॉक्सिसिटीज़ हैं वो याद रखना मुश्किल होता है। तो जब भी क्वेश्चन आए साइड इफ़ेक्ट का, तो जो कॉमन टॉक्सिसिटीज़ हैं ज़रूर लिखनी है, जैसे कि नोज़िया, वॉमिटिंग एंड डायरिया है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे भी ड्रग्स हैं जैसे एंटीएमेटिक्स हो गए, एंटी डायरियल्स हो गए, उनमें ये गलती से भी नहीं लिखने। उसके बाद जब पेपर अटैम्प्ट कर रहे हों, अगर मैकेनिज़्म आ जाए, क्लासिफिकेशन आ जाए, तो डायग्राम्स बनाने पे टाइम ज़ाया नहीं करना, सिंपल फ्लो चार्ट बना दें, ये भी बहुत होगा। एंड में मैं यही कहना चाहूँगी कि जो क्वारंटीन का हमें टाइम मिला है, ये हमें दोबारा कभी नहीं मिलेगा। ये पढ़ाई के लिए बेहतरीन वक्त है, इसको ज़ाया मत करें। और अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके प्रॉफ में ज़्यादा अच्छे नंबर आ सकते हैं। दैट्स ऑल। आई होप आपको फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू।